तो लास्ट लेक्चर में हम लोग का ये वाला क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया था कि टोटल उमंग में कितनी लैंग्वेज हैं। तो 13 लैंग्वेज यूज़ की गई हैं। किसमें? उमंग ऐप में 13 लैंग्वेज हैं। वो कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, असमी, गुजराती। याद रखिएगा राजस्थानी इसमें नहीं है। राजस्थान की वैसे लोकल लैंग्वेज क्या है? बांगरू है, बट उसमें राजस्थानी ये लैंग्वेज शामिल नहीं है। तो असमी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल और उर्दू शामिल है। तेलुगु, तमिल और उर्दू, ये 13 भाषाएं शामिल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग, जिसको यूटीएस सिस्टम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूटीएस की अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था आपका 2014 में। कौन सा अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया, जो कि ऑप्शन में किसी में भी गिवन नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यूटीएस कब शुरू किया गया था? मोबाइल एप्लीकेशन यूटीएस ऐप के द्वारा अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम 2014 में स्टार्ट किया गया था। और कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये पहली बार मुंबई से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि 1 नवंबर 2018 से भारतीय रेलवे में अनारक्षित, जिसको अनरिजर्व टिकटों के सहज बुकिंग को सक्षम करने के लिए जोनल रेलवे में गैर उप नगरीय खंडों में अनारक्षित टिकटों की बुकिंग उपलब्ध कराई गई। यूटीएस ऐप एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज फोन के लिए उपलब्ध है। तो ये किस किस में सपोर्टेबल है? तो ये एंड्रॉयड फ़ोन होगा, जो कि आईओएस पे बेस्ड होता है, उस पर भी सपोर्ट करेगा, और विंडो फ़ोन के लिए भी सपोर्ट करेगा। बट एप्पल का जो फ़ोन है, जिसको हम लोग आईफोन बोलते हैं, उसमें ये सपोर्ट आई थिंक नहीं करेगा। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, जो यहाँ पे दे रखा है यूटीएस ऐप किस में सपोर्ट करेगा? तो एंड्रॉयड, आईओएस और विंडो फोन के लिए सपोर्टेड है। ये कहाँ से पहली बार स्टार्ट किया गया था? तो ये मुंबई से स्टार्ट किया गया था, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, यूटीएस को स्टार्ट किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट काफ़ी करीब आ गई है। तो जितना हो सके हम लोग फास्ट वे में एक रिवीजन के थ्रू इस लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सकता है। जैसे हम लोग को किसी चीज़ की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है, फ़ोन में ही, फ़ोन से रिलेटेड बात हो रही है, अगर मैं इसको अगर फ़ोन एज्यूम कर दूं और कोई इंफॉर्मेशन मुझे क्विकली चाहिए है, तो हम लोग कैसे उससे निकाल सकते हैं? तो किस बॉक्स में मिलेगी? वो मुझे एड्रेस बॉक्स में मिलेगी, है ना। एड्रेस बॉक्स, लोकेशन, उसका एड्रेस का डाल देंगे तो क्विकली मुझे मेरे सामने स्क्रीन पे विजुअल हो जाएगी। तो वही चीज़ कंप्यूटर में भी करनी है। कहला कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान, कॉन्टैक्ट जो हम लोग के किसी के नाम से सेव करते हैं, तो उनकी लोकेशन, जैसे कि आप अगर मोबाइल के थ्रू समझना चाहें इसको, मैं 1 मिनट स्क्रीन पे बता दे रहा हूँ। जैसे आप अगर इसको मोबाइल के थ्रू समझना चाहें तो क्या होता है, आप यहाँ पे आपका सर्च वो बॉक्स आता है, एक सर्च बॉक्स आता है, आप उसमें चाहो तो नंबर का डाल सकते हो। जैसे किसी का नंबर 85 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी नंबर आपके स्क्रीन 85 से स्टार्ट होंगे, सारे विजुअल होने लगेंगे। फिर आपने अगर लिखा है 6 डिजिट, तो 85, और अगर जिसमें नंबर में 852 लिखा होगा, वो नंबर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जो अगर आपने यहाँ पे 856 लिख दिया, तो अगर 2 वाला नंबर, 2 से 3 तक के जो नंबर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो 6 वाले आपको विजुअल होंगे नंबर। तो इस तरह से क्या होता है, एड्रेस क्विकली निकल आता है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो यही बता रहे, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां पर इंफॉर्मेशन जो है जल्दी से निकाला जा सकता है, तो वो आपका एड्रेस बुक हो जाएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। कह रहा है मेल एड्रेस बुक, ईमेल एड्रेस, कंटेंट नेम व फोन नंबर आदि, ये देखिए दिखा रहा है, फोन नंबर आदि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक टूल है। कौन? मेल एड्रेस बुक। मेल एड्रेस बुक में हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? जैसे पता ही होगा, कंटेंट भी आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाते हैं, नंबर वगैरह हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो वो भी एक क्या हो जाता है, हम लोग को थोड़ा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, सुविधा देता है, जिसका प्रयोग हम लोग आसानी से कंटेंट इंफॉर्मेशन तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2C ई कॉमर्स कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत संरचना है? C2C का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। इसको बोलते हैं कस्टमर टू कंज्यूमर
C2C को क्या बोलते हैं? इसमें कंज्यूमर अपनी कोई भी पुरानी चीज़ जैसे लैपटॉप हो गया और मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर जो जो भी आप जितनी भी आपकी पुरानी चीज़ें हो गई हैं, आप उनको सेल करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? C2C, मतलब कस्टमर से कंज्यूमर तक आप पहुंच सकते हो, कस्टमर से कंज्यूमर तक रीच हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे OLX आपने सुना होगा कि उसमें क्या मिलती हैं, सेकेंड हैंड चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उसको देख के और परचेज कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में? C2C ई कॉमर्स के लिए कार्य करने में कौन सी आधारभूत संरचना है? तो एक वर्ल्ड वाइड वेब जो कि WWW जिसको हम लोग बोलते हैं, WWW वर्ल्ड वाइड वेब होती है। और दूसरी क्या होती है? तो कारपोरेट नेटवर्क होता है। इसमें किसके थ्रू काम होता है? कारपोरेट नेटवर्क एक इन्वॉल्व होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो कि जिसके थ्रू हम लोग अपने कंटेंट जो भी हम लोग को सेल करना होता है वो किसके थ्रू डालते हैं? WWW और डॉट जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो डालते हैं। और ये सारा फंक्शन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका कारपोरेट नेटवर्क, क्योंकि जितना भी कॉरपोरेशन वर्क है वो सारा इसी के थ्रू होता है, कॉरपोरेट नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जिसमें ऑप्शन 1 एंड 3 दे रखा है। अब इसके डिस्क्रिप्शन पे एक बार आते हैं। जब कोई कंज्यूमर अपनी वस्तु या सामान को किसी अन्य उपभोक्ता को इंटरनेट पर बेचता है तो लेन देन को कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने वहाँ पे C2C को गलत एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्या फुल फॉर्म होती है? लेन देन को कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसे C2C के नाम से भी जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो क्या होता है? OLX हो गया। C2C ई कॉमर्स कार्य करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब और किस पे फंक्शन करता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड आधारभूत आवश्यक संरचना है। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी वाला हो जाएगा, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? WWW, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। और दूसरी क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? कॉर्पोरेट सेक्शन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, कह रहा है जब ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा तरीका कौन सा है? तो ईमेल के थ्रू जो भी हम लोग जानकारी भेजते हैं उसको, संवेदनशील जानकारी को सिक्योर करना है, हम लोग को क्या करना है? सिक्योर करना है। तो उसका एक अच्छा फॉर्मेट क्या हो सकता है सिक्योर करने का? तो वो आपका है, मैसेज को एनक्रिप्टेड रखें, मतलब कोडेड लैंग्वेज, कोडेड फॉर्मेट में उसको भेजें। जो भी आपको मेल भेजना है, एनक्रिप्टेड मतलब होता है किसी की कोडिंग कर देना, तो उसमें भेजें। तो बीच में उसको कोई डिकोड ही नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? रीचेबल आपकी जो है सिक्योर रहेगी, जो भी आपका कंटेंट है वो सिक्योर रहेगा। कैसे? इंक्रिप्शन फॉर्म में। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, बट क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ज़्यादा पास में आ रहा है, तो जितना हो सके हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर को क्विकली कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि हमें मैसेज को कैसा रखना चाहिए? इनक्रिप्टेड रखना चाहिए। इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को पढ़ने या समझना मुश्किल हो जाता है और डेटा इनक्रिप्टेड हो जाता है, तथा उसके बाद डेटा सिक्योर भी हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ईमेल द्वारा किसी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित करने के लिए एक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल प्रदान करता है? वो ईमेल सुविधा प्राप्त करता है। कौन सा? एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करने में? तो एसएमटीपी क्या करता है? होस्ट को प्रदान करने में हेल्प करता है। कौन सा? एसएमटीपी। फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि आईपी या फिर टीसीपी नेटवर्क लेयर, आईपी या फिर टीसीपी नेटवर्क लेयर है। और इंटरनेट पर विभिन्न होस्ट के बीच ये ईमेल ट्रांसफर करता है। ये ईमेल ट्रांसफर को ले जाने का काम करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो किसके थ्रू जाता है? आईपी या फिर टीसीपी के थ्रू को सेंड किया जाता है। टाइप किए गए टेक्स्ट की सहायता से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? तो टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, उस पर नेट पर बात करने के लिए जानते हैं हम लोग चैटिंग का यूज करते हैं, सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इग्नोर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ईमेल के माध्यम से हम डैश फाइल को अटैच कर सकते हैं। कितनी फाइल को अटैच कर सकते हैं? तो मल्टीपल फाइल को अटैच कर सकते हैं, बट उनका साइज कितना होना चाहिए? मोर देन लेस देन 25 MB अगर फाइल होगी तो आप कितने भी अटैचमेंट उसमें सेंड कर सकते हैं। तो मोर देन 1 या फिर मल्टीपल फाइल को सेंड कर सकते हैं, बट साइज का ध्यान रखना, कितना नहीं होना चाहिए? मोर देन 25 नहीं होना चाहिए, है ना? मोर देन 25 MB
नहीं होना चाहिए। बाकी हम कंटेंट को ईमेल के साथ ही सेंड कर सकते हैं, कितना भी कंटेंट हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल इंटरेक्शन, जिसको MIME के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, MIME की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और उसका वर्क क्या होता है वो अब देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ईमेल मैसेज का समर्थन करने के लिए, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम तो हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही भेजते हैं, लेकिन कभी कभी ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, किसके थ्रू? ईमेल मैसेज का समर्थन करने के लिए, ठीक है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन किसके लिए विकसित किया गया? मल्टीपर्पज, जैसे कि मल्टी से आप समझ पा रहे हो, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया कौन कौन सी फॉर्म में होता है? ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। मैसेज का समर्थन करने के लिए MIME का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं इसके डिस्कशन पार्ट से। MIME का पूरा नाम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका यूज इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल जैसे SIMTP क्षमताओं का विस्तार करने के लिए, SIMTP जिसको हम लोग इसके थ्रू TCP या फिर IP के थ्रू भी इंटरेक्ट करते हैं, TCP या फिर IP के थ्रू भी हम लोग भेजते थे इसको, SMTP का क्षमता का विस्तार करने के लिए। तो MIME का उपयोग से यूजर ईमेल में विभिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट लाइक इमेज हो गया, और टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट फाइलों को सेंड कर सकते हैं। तो सेंड करने में एक तो यूज वाली चीज होती है SMTP, जो कि किसके थ्रू भेजती है? IP या फिर TCP के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? ईमेल सर्वर नहीं है तो वो क्या है? लिंक्डइन, क्योंकि ये क्या है? एक बिजनेस, सॉरी, ये एम्प्लॉयमेंट, जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके लिए है। जैसे कि कोई अगर जॉब चाहता है, वो अपने, अगर कोई जॉब करना चाहता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट इस ऐप पे, किस पे कर दे? लिंक्डइन पे डॉक्यूमेंट जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे अपलोड कर दे, और जो जितनी भी कंपनियां हैं वो लिंक्डइन के थ्रू उससे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो क्या है, ये एक जो है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे डिजाइन किया गया क्या है? लिंक्डइन ऐप है। तो ये तो इसका पार्ट नहीं है कि इसका ईमेल सर्विस का। बाकी सारे फंक्शन जो है ईमेल सर्विसेज के दे रखे हैं। कौन कौन से ईमेल सर्वर? रेडिफ मेल होता है, आउटलुक होता है। रेडिफ मेल तथा आउटलुक दोनों ईमेल सर्वर होते हैं, जबकि लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उपयोग आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग और सर्चिंग को बढ़ावा देने में कर सकते हैं। यह एक बिजनेस मार्केटिंग के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? लिंक्डइन, क्योंकि बिजनेस मालिक उन लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं जो कि सेवाओं में रुचि रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको सिंपल वे में। फिर क्या करा? डैश मेल के विषय में बताता है। तो मेल के विषय में कौन बताता है? 2CC BCC। मेल के विषय में कौन बताता है? तो वो आपका कौन बताएगा? ऑप्शन डी, सब्जेक्ट। मतलब मेल जो है, आपने किस सब्जेक्ट से रिलेटेड किया है? जैसे किसी को, आपको लाइक कोई फॉर्म आया है UP SSC के थ्रू, और आपको उसके बारे में कोई RTI उसके बारे में जाननी है, RTI के थ्रू आप उससे इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, तो आप लिखोगे किसमें? सब्जेक्ट में, कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आप किससे रिलेटेड जानकारी चाहते हो। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा आई वॉन्ट टू इंफॉर्मेशन रिगार्डेड UP SSC एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, न्यू डेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट हो जाएगा कि आप जो है किसी भी UP SSC की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी सब्जेक्ट में। और जो भी उसका अथॉरिटी होगी वो सब्जेक्ट से ही उससे यस पर कर पाएगा कि किस टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसको मैं इग्नोर करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार ही रेडी कर लेते हैं इसको, क्या ही आ रहा है इतने टाइम में। कह रहा है किसी ईमेल का सब्जेक्ट भेजे जाने वाले ईमेल का एक लाइन सारांश यानी समरी को प्रस्तुत करता है। ईमेल क्या करता है? ईमेल एक लाइन में सारांश को प्रस्तुत करता है। किसी व्यक्ति को ईमेल रिसीव होने पर सेंडर के नाम के बाद प्रदर्शित होने वाला फर्स्ट टेक्स्ट ईमेल सब्जेक्ट होता है। प्रदर्शन के नाम के बाद, सेंडर के नाम के बाद क्या दिखाया जाता है? सब्जेक्ट दिखाया जाता है।
सब्जेक्ट क्या होगा, सेंडर पहले तो आपका नाम दिखाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिखाएगा कि इनको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इनको क्वेरीज हैं वो इनकी सॉल्व की जाए। तो फिर कह रहे हैं ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है। तो ईमेल भेजने में एक तो रोल होता है एसएमटीपी का, जिससे कौन ले जाता है, एसएमटीपी को ले जाता है टीसीपी और आईपी। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम यही से क्वेश्चन पूछा गया, ईमेल को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एसएमटीपी होता है, किसके थ्रू ले जाता है, टीसीपी और आईपी के थ्रू ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीजें रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए साथ में ना। तो ईमेल किसके द्वारा भेजी जाती है, आप बता सकते हो इंटरनेट, जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप इंटरनेट कनेक्टिव विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी आप ईमेल को सेंड नहीं कर सकते हो। तो ईमेल के द्वारा आप बहुत ही कम समय में अपने मैसेज को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ एक तो यूजर आईडी हो कंपलसरी है, ठीक है, यूजर आईडी हो, इंटरनेट हो और ईमेल प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तो नेसेसरी चीजें हैं, सभी को पता ही होंगी। ईमेल है, ईमेल से रिलेटेड अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। ईमेल क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मेमो, जैसा कि अभी मल्टीपर्पज इंटरनेट, मेमो क्या आ गया, अभी हम लोगों ने पिछली लाइन में रीड किया था मेमो। तो इसके फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपर्पज, वेट, MIME है, MIME, मीमो क्या होता है, MIMO। ये क्या करता है, एमओ की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट वेट। तो हम लोग कहाँ पे थे, इसकी फुल फॉर्म, बस इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होती है, तो मीमो की फुल फॉर्म बता सकते हो, मल्टीपर्पज इंटरनेट वेट मेल एक्सटेंशन। क्या फुल फॉर्म होती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो कि मेमो, जो कि अभी हम लोग लास्ट में रीड करके आए हैं, मेमो का यूज करके कंप्यूटर नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मेमो का यूज या फिर लेन देन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वही एक ईमेल है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। किसका काम है, मेल है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लेटर, मैसेज और मेमो का लेन देन। जो भी आपका कम्युनिकेशन है, लाइक ईमेल पे क्या क्या आपके आता है, मैसेज आता है, मेमो क्या आता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, वही चीज़ बात हो रही है, लेटर भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में एक बार जान लेते हैं। ईमेल इंटरनेट एक लोकप्रिय सुविधा है, बहुत ही पॉपुलर है। यह मैसेज, वीडियो, ईमेल, ग्राफिक्स जैसे कि हम लोग एक्सेट्रा ये सब पहले रीड कर चुके हैं। विश्वसनीय साधन है, रिलायबल होता है काफ़ी। क्लाइंट सर्वर और एप्लीकेशन है जो दो ईमेल अकाउंट के बीच एक रूटेड स्टोर्ड मैसेज सर्विसेज प्रदान करती है। तो दो अकाउंट तो होना ही चाहिए, जैसे आप जिसके पे भेज रहे हो उसकी भी आईडी आपको पता होनी चाहिए, और एक तो आपकी आईडी के थ्रू जो कि आपने इंस्टॉल किया ईमेल उसमें होगा ही। तो आधुनिक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होने के कारण यूजर की किसी भी लोकेशन से ईमेल भेज सकते हैं। हाँ, ईमेल तो कहीं से भी भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निशुल्क वेब आधारित ईमेल है। निशुल्क वेब आधारित ईमेल कौन सा है, तो वो याहू भी निशुल्क देता है, विदाउट पेमेंट देता है, जीमेल तो सबके पास होता ही है। तो ये दोनों भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विसेज देते हैं। ईएसपी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। और कौन कौन देता है, www.yahoo.com और www जीमेल तो सबके पास होता ही, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, बट इसके लिए अवेलेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, इंटरनेट की होनी चाहिए। एक ईमेल आईडी जो आपकी, जिसके थ्रू आप भेजेंगे और जिसको भेजना है वो ईमेल आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। कभी कभी मेमो के फुल फॉर्म पूछता है, तो आप क्या बताओगे, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बताएंगे। तो उसके भेजने में किस चीज़ का यूज़ होता है, तो एसएमटीपी और आईपी का यूज़ होता है। बार बार मैं चीज़ें आपको इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें रिकॉल होती चली जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा और चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईएसपी जिसको जानते हैं, ईमेल सेंड तथा रिसीव करने में सुविधा प्रदान करता है। ईएसपी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ईमेल भेजने में और रिसीव करने में क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। अधिकतर मेल सर्विसेज उपयुक्त के लिए मुफ्त उपलब्ध होती हैं। हाँ, ज़्यादातर तो ईमेल जो भी सर्विसेज हैं वो फ्री में ही अवेलेबल होती हैं,
लाइक yahoo.com हो गया और gmail.com हो गया, निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर है। इनके अतिरिक्त और भी कुछ इस तरह से दे रखे हैं, लाइक प्रोटोन, आउटलुक। हाँ, आउटलुक के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, आउटलुक है, और हब स्पॉट है, इन क्लाउड मेल पूछ लेता है ना। तो ये जो मेल है वो सारे क्या है, लाइकोज, आउटलुक, जोहो, ये क्या है, कभी कभी पूछता है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंटरनेट, ये क्या है, सर्च इंजन है, ईमेल है। जैसे ऑप्शन में दे देगा आउटलुक है, जोहो है, मेल है, आई क्लाउड मेल है, आई AOL मेल है, और लाइकोस। तो ये सभी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के एप्लीकेशंस हैं। फिर उसको बोलते हैं ईमेल सर्विस से ईमेल डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट के सॉरी इमेज के फॉर्म में कोई ईमेल आया, तो आप उसको डाउनलोड करने में किसका यूज़ करोगे, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, POP3 का यूज़ किसमें किया जाता है, ईमेल क्लाइंट ईमेल सर्वर से मेल डाउनलोड करने के लिए POP3 का यूज़ करते हैं। POP3 के साथ ईमेल क्लाइंट का यूज़ का उपयोग करने वालों को के पास डाउनलोड के बाद सर्वर पर अपना मेल रखने का विकल्प भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप उसके बारे में बताना है। वेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NEGP। मेरा क्वेश्चन स्किप हो गया है, आई थिंक, प्लीज वेट। कह रहा है NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो NEGP का सबसे जो सफल प्रोजेक्ट है वो है आपका पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ये क्या है, NEGP का सबसे सक्सेस प्रोजेक्ट रहा है अभी तक का। ये इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि NEGP, व्हाट इज NEGP। तो NEGP नेशनल ई गवर्नेंस, क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस। जैसा कि हम लोगों ने पासपोर्ट के बारे में पहले भी रीड कर रखा है, तो पासपोर्ट क्या करता है, ये किसी भी सिटीजन्स को पर्टिकुलर कंट्री का वो सिटीजनशिप उसके पास है या नहीं है, इस बात को क्लेरिफाई करता है। तो NEGP की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस। नेशनल ई गवर्नेंस भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। सभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवाना है। तो नेशनल ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म के बेस पे ही आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेशनल ई गवर्नेंस NEGP जो है भारत सरकार द्वारा एक आरंभ की गई योजना है, जिसका पर्पज क्या है, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाएं, सभी को है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएं। यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई थी। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट PSP NEGP का है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में अगर दे देगा कि NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो PSP, जिसको हम लोग पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, पासपोर्ट सर्विसेज प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट अभी तक का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट सिस्टम की शुरुआत की है, तो वो किस कंपनी के साथ में की है। और जैसे कि फुल फॉर्म के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है, याद करते चलिएगा साथ ही साथ में। IRCTC की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्रिस कंपनी के साथ मिलकर कब स्टार्ट की गई थी, इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिस कंपनी के साथ मिलकर IRCTC को स्टार्ट किया गया था 2002 में। क्रिस जो है, क्रिस की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, आई मीन होती है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्रिस की फुल फॉर्म होती है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, रेलवे इसमें क्यों आएगा, क्योंकि इसने IRCTC के साथ जब कम्बिनेशन किया 2002 में, तो ऑब्वियसली बात है कि रेलवे से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा ना। तो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। रेलवे मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ORS कब स्टार्ट किया गया था, तो इसकी डेट है 15 जुलाई जुलाई 2015। कब है, जुलाई 2015 ORS सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। ORS सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जुलाई 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ORS जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें KYC का उपयोग करके डेटा विभिन्न अस्पतालों तक विभिन्न विभागों के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान करती है। यह मरीज का नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर हो। यदि अगर कोई जैसे पेशेंट है और उसका मोबाइल नंबर किसी जो भी उसका लोकल हॉस्पिटल जिस एरिया में लगता है उसमें ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, और उसका आधार कार्ड जो कि UIDAI के बेस पे लगाया गया है,
तो उसके थ्रू वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, ऑनलाइन भी अपने जो उसकी डिजीज है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑनलाइन भी ले सकता है, किसके थ्रू, अपना जो उसका केवाईसी फॉर्म है अगर उससे लिंक है कहाँ, हॉस्पिटल में, है ना, तो UIDAI के साथ अगर वो रजिस्टर्ड है। ओके।